नेक्स्ट क्लास हमारे पास है थायज़ोलिडिनिडायोन्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्लिटाजोन भी कहते हैं। अब हमारे पास इस लफ्ज़ का मतलब समझते हैं। पहले इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। थाया का मतलब क्या है। थाया का मतलब होता है सल्फ़र, ठीक है। अज़ू का मतलब क्या होता है। अज़ू का मतलब होता है नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा, लिडीन या डायोन का मतलब बेसिकली क्या होता है। बेसिकली लिडीन और डायोन ये एक 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, तो बेसिकली 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगे हुए हों, ठीक है, उसको हम कहते हैं लिडीनिडायोन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आसान भाषा में बात करें तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। ऐसी दवाइयाँ जिनके अंदर क्या हो, जिनके केमिकल स्ट्रक्चर में सल्फर हो, नाइट्रोजन हो और एक रिंग हो, रिंग में क्या हो 2 ऑक्सीजन लगे हों। इसके आगे हमें दिख रहा है, लिखा हुआ है ग्लिटाजोन। ग्लिटाजोन का मतलब क्या है, देखें ग्लीटा का ग्ली लफ्ज़ है। ग्ली लफ्ज़ बेसिकली निकला है ग्लूकोज से, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लाइसेमिक शुगर से। ग्लाइसेमिक मतलब शुगर, ठीक है, ग्लूकोज या फिर ग्लाइसेमिक, ठीक है। अब क्योंकि ये दवाएं क्या करती हैं, खून में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती हैं, इसलिए हमने ग्ली का लफ्ज़ लगाया, ठीक है। टाजोन का मतलब क्या है। टाजोन बेसिकली जो लफ्ज़ है ये हमारे पास थायज़ोलिडिनिडायोन के आखिरी जो हिस्सा है वहीं से उसको लिया गया, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास थायज़ोलिडिनिडायोन जो था बहुत बड़ा लफ्ज़ था, ठीक है, यानी कि फिर इसको शॉर्ट करके ग्लिटाजोन नाम रखा गया, ठीक है। अब आपको जिस दवाई के आखिर में ग्लिटाजोन दिखाई दे गया, ठीक है, एक दवाई का नाम लिखा हुआ है रोसी फॉर एग्जाम्पल, फिर आगे लिखा हुआ है ग्लिटाजोन, ठीक है, ग्लिटाजोन पूरा लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे बेसिकली ये इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं और ये शुगर को कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेसिकली थायज़ोलिडिनिडायोन के अंडर कितनी ड्रग्स आ रही हैं। तो इसके अंदर 3 ड्रग्स आती हैं, ठीक है। एक है हमारे पास ट्रो ग्लिटाजोन और एक है रोसीग्लिटाजोन, एक है पायोग्लिटाजोन, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर स्ट्रोग्लिटाजोन है, ठीक है, और रोसीग्लिटाजोन है, इनको आप यूज़ नहीं करते। अब जब भी हम ग्लिटाजोन का जिक्र करते हैं तो बेसिकली हम पायोग्लिटाजोन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्लिटाजोन जो है हमारे पास ये बैन हो चुकी है। क्यों बैन हुई थी, क्योंकि ये पहली दवाई थी, ठीक है, बनाई गई थी बेसिकली हमारे पास थायज़ोलिडिनिडायोन के अंदर, लेकिन ये बैन होने की वजह क्या थी कि लीवर को क्या करी थी, लीवर पे काम करी थी, लीवर पे अटैक करी थी, लीवर को अटैक करी थी, यानी कि हेपाटोटॉक्सिस इफेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो इसको बैन कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं लीवर इज़ द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, लीवर को ये अटैक करी थी तो इसको बैन कर दिया गया। बात करते हैं रोसीग्लिटाजोन की। अब रोसीग्लिटाजोन जो हमारे पास है इसको लिमिटेड यूज़, यानी कि बहुत ही ना होने के बराबर यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि मशहूर दवाई तो थी, लेकिन रिसर्च से पता चला, साबित हुआ, रिसर्च जब की गई पता चला कि ये जो हार्ट के अटैक के बेसिकली हार्ट पे नुकसानदेह इफेक्ट कर रही है, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा रही है, ठीक है, तो इसका भी ना होने के बराबर यूज़ करते हैं, ठीक है। पायोग्लिटाजोन ये जो हमारे पास है ये सेफ़ है, ठीक है। अच्छा, पायोग्लिटाजोन क्यों सेफ है, क्योंकि सबसे सेफ़ है और कामयाब हमारे पास हुई, कामयाब साबित हुई, ठीक है। आज के दिन में जब भी हम बात करेंगे ग्लिटाजोन की बात करेंगे, ठीक है, तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे होंगे, पायोग्लिटाजोन की बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम बेसिकली जो थायज़ोलिडिनिडायोन्स है, हमने इसको ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट किया, इसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये पूरी बॉडी में घूमेगी, लेकिन काम वहीं करेगी जहाँ पर, यानी कि कुछ मखसूस जगहों पर काम करेगी। ऐसा क्यों होगा, तो ये डिपेंड करता है, हम जानते हैं कि रिसेप्टर पर डिपेंड करता है। होता है कि हमारे पास दवा खून में हर जगह हर सेल के पास से गुजरी है, लेकिन असल और असर वहाँ करेगी जहाँ पर उसको पकड़ने वाले क्या होंगे, रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये दवाई कहाँ काम करेगी, ये जो दवाई है ये काम करेगी PPAR गैमा रिसेप्टर पर, PPAR गैमा रिसेप्टर पर क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिसेप्टर्स हमारे पास ये कुछ मखसूस जगह पर होते हैं, ठीक है, ये बॉडी में हर जगह नहीं है। कहाँ कहाँ है रिसेप्टर्स हमारे पास, लीवर पे हैं, फैट पे हैं और मसल्स के सेल के अंदर हैं, ठीक है। क्योंकि शुगर और फैट का जो हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा जो हाथ है इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, यानी कि लीवर पर, हमारी मसल्स पर और हमारे फैट सेल्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन्हीं 3 जगह पर क्या है, रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब लंग्स, ब्रेन्स, स्किन, इनके पास ये रिसेप्टर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ये दवाई कोई काम नहीं करेगी, ठीक है। अभी जो PPR हमारे पास है, PPR गैमा रिसेप्टर, ठीक है। अब इसका पूरा नाम क्या है, देखिए पूरा नाम क्या है, पर ऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गैमा, ठीक है, ये नाम है पूरा इसका, ठीक है। लेकिन इसका हिस्टोरिकल पुराने ज़माने में इसका नेम क्या था, इसका नेम था परऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर, यानी कि पहले ज़माने में कहते हैं परऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर। इसका मतलब क्या था, क्योंकि शुरू में समझा गया था कि ये जो है, ये जो सेल में जहर होता है, टॉक्सिन को साफ़ करने वाले जो थैले होते हैं परऑक्सीसोम, उनको क्या करता है, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाता है, ठीक है। मगर बाद में जब रिसर्च हुई पता चला कि इसका काम क्या है, शुगर और फैट को कंट्रोल करने में निकला है। ये इंपॉर्टेंट रिसेप्टर PPAR गामा रिसेप्टर हर जगह नहीं होगा, हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास PPAR गामा रिसेप्टर जो है
ये बेसिकली कोई आम रिसेप्टर नहीं कि सेल के सरफेस पर होगा, बल्कि रिसेप्टर कहाँ है, मेन सेल के सेंटर में होता है, यानी कि न्यूक्लियस में जहाँ पर डीएनए होता है वहाँ पर रिसेप्टर पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या क्या काम करता है, बेसिकली हमारे पास ग्लिटरजोन जो है सेल के अंदर गई और 3 तरह से क्या करेगी, ये काम करवाएगी इससे। ठीक है, किस तरीके से होगा, नॉर्मल हालत में क्या होता है, हमारे पास पीपीआर गामा रिसेप्टर जो होते हैं न्यूक्लियस में खामोश बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते। ठीक है, लेकिन हमारे पास होगा क्या, जब मरीज़ ने क्या किया, ग्लिटरजोन यानी कि ये वाली हमने पायोग्लिटरजोन ली, तो होगा क्या, दवा होगी वो न्यूक्लियस में जाकर इस रिसेप्टर से चिपक जाएगी, बाइंड हो जाएगी। जब चिपकेगी तो होगा क्या, हमारे पास रिसेप्टर एक्टिवेट होकर क्या करेगा, डीएनए को ऑर्डर देगा कि क्या करे, हमारे पास नए क्या बनाए, GLUT4। GLUT4 क्या होता है, GLUT4 शुगर के दरवाजे होते हैं जो कि सेल की सरफेस पर होते हैं। ठीक है, ये क्या हुक्म देगा कि नए GLUT4 बनाओ। ठीक है, अच्छा, ताकि क्या हो कि शुगर जो है बाहर वो अंदर आ सके, सेल के अंदर। अब जब डीएनए ने क्या कर दी, डीएनए ने इसका ऑर्डर जो दिया था इसने काम करना शुरू किया, तो किस तरीके से काम करेगी डीएनए, जो बेसिकली ऑर्डर मिल रहा होगा, एक तो ये होगा कि सेल्स जो होंगे वो खून से फालतू जो शुगर है, फालतू चर्बी, सॉरी जो खून में फालतू फैट पड़ी हुई है उसको क्या करेंगे, खींच कर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, खून क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, खून साफ होने से क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि फैट बेसिकली रेजिस्टेंस पैदा करती है सेल पर। ठीक है, तो खून साफ होने से जो इंसुलिन होगी सही तरीके से, बेहतर तरीके से काम करेगी। ठीक है, एक काम ये होगा। सेकेंड काम क्या होगा कि हमारे पास नए GLUT4 ट्रांसपोर्टर बन रहे हैं। ठीक है, दरवाजे बन रहे हैं जो कि सेल की सरफेस पर लगेंगे, सेल की सरफेस पर बनने के लिए लगे हैं। इससे क्या हो जाएगा, शुगर जो बाहर होगी वो अंदर आने के लिए और अच्छी तरीके से अंदर आएगी। ठीक है, थर्ड काम क्या होगा, हमारे पास जो लीवर होगा, लीवर को सख्त ऑर्डर मिलेगा कि वो मजीद शुगर बनाना बंद कर दे। अब इस पैराग्राफ में जो कुछ लिखा है हम डिस्कस कर चुके हैं, बस एक चीज़ हमने नहीं डिस्कस की, वो ये क्या है, वो ये है कि हमारे पास कि इससे हाइपर इंसुलिनीमिया नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये सल्फेनाल यूरियाज ड्रग की तरह, सल्फेनाल यूरियाज भी हमारे पास डायबिटीज़ के इलाज के लिए एक पूरी ड्रग की क्लास से हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो हमारे पास ये सल्फेनाल यूरियाज की तरह या फिर किसी और ड्रग की तरह क्या करिए, पेनक्रियाज के बीटा सेल को मजबूर नहीं करी कि वो इंसुलिन निकाले, बल्कि जो इंसुलिन पहले से यानी कि अलग तरीके से काम करिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, यानी कि इंसुलिन की क्वांटिटी को नहीं बढ़ा रही है, तो इसीलिए क्या होता है, हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा इंसुलिन, इंसुलिन ईमिया यानी कि खून में, तो ज़्यादा इंसुलिन खून में इसका ख़तरा नहीं होता। ठीक है, हाइपर इंसुलिनीमिया नहीं होता। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो कि मैकेनिज्म एक्शन, यानी कि किस तरीके से ड्रग काम करेगी। ठीक है, तो लिखा हुआ है, ऑल दो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म बाय विच द थाइजोलिडिनिडायोन्स लोअर इंसुलिन रेजिस्टेंस रिमेन टू बी elucidated, they are known to target the peroxisome proliferator activated receptor gamma, a nuclear hormone receptor। पहली चीज़ जो हमें सेंटेंस में दिख रही है वो लिखा हुआ है कि रिमेन्स टू बी इल्यूकेटेड। इसका मतलब होता है कि 100% अब तक नहीं पता चला, यानी कि पूरे यकीन से ये नहीं कह सकते कि इसका मैकेनिज्म एग्जैक्ट क्या है। ठीक है, तो यानी कि अभी भी यानी कि इस पर काम होना बाकी है, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी भी समझा नहीं गया है। ठीक है, होता क्या है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि हमारे पास ये जो दवाइयाँ होती हैं थायोलिडिनिडायोन्स, ये क्या करती हैं, हमारे पास सेल के न्यूक्लियस में जाके काम करती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में डीएनए, जहाँ डीएनए काम करे बेसिकली वहीं पर जाके काम करती हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या करती हैं, हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे पास जिसको हम कह रहे हैं पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। ठीक है, इन पे क्या करती हैं, पीपीआर गामा रिसेप्टर पर क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। ठीक है, अब जब एक बार ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो ये दो बड़े काम करता है। ठीक है, एक काम क्या करता है हमारे पास के जो फैट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो पुराने फैट सेल उनको क्या करता है, उनको ख़त्म करता है, और नए फैट सेल यानी कि हेल्दी फैट सेल को क्या करता है, मेक करता है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करता है कि GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स को क्या करता है, बनाता है। ठीक है, GLUT4 ट्रांसपोर्टर वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, ग्लूकोज को सेल के अंदर आने देते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टर को बनाते हैं और फिर सेल की दीवार पर आ जाएंगे ये ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अच्छा, हेल्दी फैट सेल्स बनते हैं हमारे पास, इसका मतलब क्या हो, देखिए हमारे पास कुछ फैट जो होती है, देखिए जो बॉडी में अलग अलग जगह पर डिपॉजिट हो जाएगी, वो क्या करेगी, हमारे पास रेजिस्टेंस पैदा करेगी। हम जानते हैं कि फैट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिए रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है। ठीक है, तो वो फैट को रिमूव करके क्या करेगी, जैसे कि स्किन के नीचे फैट को स्टोरेज करवाएगी। ठीक है, फिर हिप रीजन, थाई रीजन में क्या करेगी, फैट को स्टोरेज करवाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होंगे, हेल्दी फैट सेल्स बनते हैं। लिगेंड और पीपीआर गामा receptor regulates adipocyte production and secretion of fatty acid as well as glucose metabolism, resulting in increased insulin sensitivity in adipose tissue, liver and skeletal muscle। सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि ये दवाई हमने थाइजोलिडिनिडायोन जब बॉडी में इंजेक्ट की, ठीक है, ओरली। ठीक है, तो हुआ क्या, हमारे पास ये सिर्फ मखसूस जगह पे काम करेगी। कहाँ कहाँ काम करेगी, हमारे पास एडिपोज टिश्यू में, यानी कि जो फैट वाले टिश्यूज़ हमारे पास वहाँ काम करेगी, लीवर में, और स्केलेटल मसल में काम करेगी। तो सवाल ही पैदा होता है हमारे पास, देखिए हमारे पास सेल न्यूक्लियस, सेल में तो न्यूक्लियस, हर सेल में न्यूक्लियस है। ठीक है, तो फिर हर सेल पे काम क्यों नहीं करेगी, देखिए हमारे पास ये जो रिसेप्टर है बेसिकली, ये रिसेप्टर इन जगहों पर होता है। ठीक है, ये रिसेप्टर हर जगह बॉडी में नहीं है, हर सेल में नहीं है, ये रिसेप्टर इनके सेल्स में। ठीक है, तो ये इन स्पेसिफिक जगहों में काम करती है, जो कि क्या है, बेसिकली शुगर कंट्रोल करने वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर हमें लिखा हुआ दिख रहा है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी इन एडिपोज टिश्यू। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे पास जब पीपीआर गैमा रिसेप्टर क्या हुआ, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ फैट टिश्यू में, तो होगा कि हमारे पास जो पुराने फैट टिश्यू थे, जो पुराने फैट के सेल थे, जो कि क्या थे, रेजिस्टेंस हो चुके थे, रेजिस्टेंट हो चुके थे, यानी कि वो इंसुलिन की बात नहीं मान रहे थे। तो उनको क्या करती है, उनको सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर देगी। सेल्फ डिस्ट्रक्ट मतलब क्या, यानी कि उनको ऑर्डर देगी अपोप्टोसिस का, अपोप्टोसिस, ठीक है, ये खुद को डिस्ट्रॉय कर लेंगे, ठीक है। और उसकी जगह क्या बनाएंगे, उसकी जगह ये बेसिकली ये जो होगा हमारे पास, ठीक है, ये क्या ऑर्डर देगा बेसिकली कि कौन से सेल बनाए, फैट सेल वो बनाए जो कि हेल्दी हो, न्यू फैट सेल जो कि हेल्दी फैट सेल हो वो बनाए, ठीक है। और वो क्या होंगे, इंसुलिन के लिए सेंसिटिव होंगे, क्योंकि न्यू हैं, हेल्दी हैं, तो वो क्या होंगे, सेंसिटिव होंगे इंसुलिन के लिए, और इंसुलिन को पहचान लेंगे। हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जब खून में ग्लूकोज कम हो, ठीक है, और ग्लूकोज का स्टोरेज भी खत्म हो जाए, तो क्या करती है बॉडी फिर हमारे पास फैट को तोड़ के एनर्जी बनाती है, ठीक है। और जब फैट को तोड़ती है तो क्या होता बनता है, हमारे पास फैटी एसिड बनता है, जो कि फैटी एसिड अब खून में क्या हो जाएगा, फैटी एसिड घूम रहा है, ठीक है। तो हमारे पास डायबिटीज़ से मसला बहुत होता है वाला कि फैटी एसिड क्या होते हैं खून में, यानी कि फैट को तोड़ के फैटी एसिड बनाया जाता है, और फिर उससे आगे चल के ग्लूकोज बनाया जा रहा होता है, ठीक है, यानी कि एनर्जी हासिल करने के लिए उसको यूज़ किया जा रहा होता है बेसिकली, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। तो बेसिकली डायबिटीज़ से मसला होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, ये रिसेप्टर बेसिकली क्या करते हैं हमारे पास, ये इस फैटी एसिड को जो खून में घूम रही थी, इसको क्या करेंगे, इसको दोबारा सेल्स के अंदर लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, खून फ्री हो जाएगा फैटी एसिड से। और जो रेजिस्टेंस ये फैला रहे थे, यानी कि ये भी फैट जो होती है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस फैलाने में बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, ठीक है। अब जबकि खून में फैटी एसिड नहीं है, ठीक है, फैट नहीं है, तो यानी कि खून साफ़ है, तो होगा कि यहाँ पास बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी हमें। क्या क्या तब्दीलियाँ नज़र आएंगी, एक तो हमारे पास न्यू हेल्दी फैट सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या बन रहा है, हमारे पास लीवर जो है, लीवर को ऑर्डर मिल रहा है कि वो लीवर फजूल जो शुगर बना रहा था, एक्स्ट्रा शुगर उसको नहीं बनाएगा, ठीक है, वो खून में नहीं भेजेगा, तो इस तरीके से शुगर कंट्रोल हो रही है। थर्ड चीज़ क्या होगा, स्केलेटल मसल क्या करेंगे, वो सेंसिटिव हो जाएंगे और इसको पहचान लेंगे ग्लूकोज को, ठीक है, और अपने अंदर लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। Next point is hyperglycemia, hyperinsulinemia, and hypertriglyceridemia and elevated HbA1c levels are improved. वरना तो हमारे पास जब रेजिस्टेंस होती है तो पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वो कंपटीशन में आकर क्या करते हैं, ज़्यादा इंसुलिन निकालते हैं ताकि वो क्या कर सकें, उस रेजिस्टेंस को, उस रुकावट को दूर कर सकें, ठीक है। अब जबकि इंसुलिन सही तरीके से काम करिए तो पेनक्रियाज के बीटा सेल नॉर्मल जैसे निकालते हैं वैसे ही इंसुलिन निकालेंगे। इसके बाद आगे लिखा हुआ है हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, ठीक है। हाइपर मतलब ज़्यादा, यानी कि हमारे पास फैट वगैरह जो होंगे खून में ज़्यादा होंगे। इस कंडीशन को भी क्या करते हैं, हमारे पास ये ड्रग्स इंप्रूव करती हैं। किस तरीके से करती हैं हम जानते हैं, जो खून में फ्री फैटी एसिड घूम रहे थे या फिर खून में ट्राइग्लिसराइड घूम रहे थे, उनको क्या करती हैं, ये ड्रग ब्लॉक कर देती हैं। जो फैट सेल्स होते हैं उनके अंदर ही क्या कर देंगे, इनको स्टोरेज करवा देंगे, तो इस तरीके से खून में फैटी एसिड नहीं घूमेंगे। और ट्राइग्लिसराइड का लेवल क्या नज़र आ रहा होगा, एक नॉर्मल लेवल नज़र आ रहा होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कम या फिर नॉर्मल लेवल नज़र आ रहा होगा। आखिरी और इंपॉर्टेंट बात जो इस सेंटेंस में लिखी गई है कि लिखा हुआ है एलिवेटेड HbA1c लेवल्स आर इम्प्रूव्ड। क्या मतलब हुआ, HbA1c एक टेस्ट होता है, इसमें क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि पिछले 3 महीने का रिजल्ट देखते हैं कि पिछले 3 महीने में खून में कितनी शुगर हाई रही। हम इसको लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में, पिछले से पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारे पास ये टेस्ट होता है क्या बेसिकली। तो हम इसमें 3 महीने का रिजल्ट देखते हैं। 3 महीने यानी कि तकरीबन एक एवरेज RBC की लाइफ होती है 3 मंथ होती है, ठीक है। तो हमारे पास ड्यू टू इट्स केमिस्ट्री की शुगर की केमिस्ट्री ऐसी होती है, शुगर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये क्या हो जाता है, हमारे पास RBC के ऊपर आके लग जाता है, ठीक है। नॉर्मली भी ऐसा होता है, एक हम बोल सकते हैं एक अमाउंट तो कुछ सही है, लेकिन अगर खून में शुगर ज़्यादा होगी तो हमारे पास तकरीबन बहुत सारे RBC पे ही हरकत हुई होगी कि RBC के ऊपर क्या होगा, शुगर होगा, ठीक है। RBC का काम क्या, ऑक्सीजन को कैरी करना, तो फिर ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगे, जो इसके काम है वो रुक जाएंगे, ठीक है, वो सही तरीके से नहीं हो पा रहे होंगे। तो ये बेसिकली बताता है कि खून में शुगर कितनी हाई रही 3 महीने तक, ठीक है। तो अगर हमारे पास जैसे नॉर्मली हमारे पास ये सब चीज़ें सही कर रहा है, ठीक है, ये सही कर रहा है, तो खुद ब खुद हमारे पास जो HbA1 टेस्ट है वो भी, उसकी रिपोर्ट भी क्या आएगी, नॉर्मल आएगी। यानी कि जो खून में शुगर RBC के ऊपर शुगर होती है, जैसे नॉर्मली होती है एक आम इंसान में, वैसी इसकी भी रिपोर्ट क्या आएगी, इस पर्सन की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। आगे लिखा हुआ है कि इंटरेस्टिंगली LDL लेवल्स आर नीदर अफेक्टेड बाय पायोग्लिटाजोन monotherapy nor when the drug is used in combination with other agents, whereas LDL levels have increased with rosiglitazone। बहुत ही दिलचस्प पॉइंट लिखा है हमारे पास कि LDL लेवल, ठीक है। LDL बेसिकली हमारे पास ये है कि जो पायोग्लिटाजोन होती है हमारे पास, ये ड्रग क्या करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को, बेसिकली ये किस पे काम करती है, हम जानते हैं कि हमारे पास PPAR गैमा रिसेप्टर पे काम करती है, PPAR गैमा रिसेप्टर पे काम करती हैं ड्रग्स। लेकिन हमारे पास ये जो ड्रग है ये PPAR अल्फा रिसेप्टर को भी हल्का सा टच करती है, यानी कि उसको भी हल्का सा छेड़ती है। PPAR
अल्फा रिसेप्टर को भी छेड़ती है। अब पीपीएआर अल्फा रिसेप्टर वो रिसेप्टर है जो कि क्या करते हैं हमारे पास, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के उसमें यानी कि उसमें उनका रोल होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। तो बेसिकली उन पे काम करती है। तो होता क्या है हमारे पास, डुअल एक्शन की वजह से हमारे पास ये बैड कोलेस्ट्रॉल तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन उल्टा क्या होता है हमारे पास, एक अच्छा पॉइंट ये होता है कि इसकी वजह से यानी कि इस रिसेप्टर पे काम करिए हल्का सा, तो हमारे पास जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा, यानी कि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक बात लिखी हुई कि जो हमारे पास रोसीग्लैटाजोन है, ठीक है। अब ये जो ड्रग है हमारे पास, ये बैड कोलेस्ट्रॉल, अगर इसका टेस्ट करवाएं, बेसिकली हम इस ड्रग को इस्तेमाल कर रहे हो, टेस्ट करवाएं, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमारे पास जो एलडीएल है, एलडीएल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं इसको, इसकी अमाउंट हाई दिखाई देगी, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसका डेप्थ क्या है हमारे पास, कि इस ड्रग के इस्तेमाल से क्या हो रहा है, हमारे पास जो एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, हमारे पास एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल बेसिकली दो किस्म का होता है। एक होता है हमारे पास स्मॉल, इसके स्मॉल होते हैं, सख्त होता है, ठीक है, जो स्मॉल होता है सख्त होता है और खून की नालियों में फंस सकता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास बिग होता है, ठीक है, जो कि हल्का वजन होता है, उसका हल्का वजन होता है। तो हमारे पास रोसीग्लैटाजोन क्या करती है, इस जो एलडीएल के स्मॉल बोल सकते हैं पार्टिकल्स को, स्मॉल को क्या कर देती है, बिग कर देगी। बिग यानी कि हल्के भी होंगे, बिग भी होंगे, और वो नालियों में फंसेंगे नहीं, तो उनको ऐसा कर देगी। तो टेस्ट करवाते हैं, बेसिकली टेस्ट में क्या होता है, आपको इनका वॉल्यूम हाई दिखेगा, क्योंकि अब क्या हो गया हमारे पास एलडीएल की जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको बड़ा कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये नुकसानदेह नहीं है, ठीक है। इसको बड़ा कर दिया था, इसलिए क्या दिखाई था, रोसीग्लैटाजोन जब इस्तेमाल कर रहे हो तो टेस्ट में आपको एलडीएल का लेवल थोड़ा हाई दिखाई देता है, लेकिन फिर भी रिस्क है, ठीक है। इसलिए सेफ़ हम किसको मानते हैं, हम सेफ़ पायोग्लैटाजोन को ही मानते हैं, ठीक है। ये एज़ कंपैरिजन, अगर दोनों का कंपैरिजन करते हैं ये ज़्यादा हमारे पास सेफ़ है, ठीक है। ये हमारे पास इसमें हम बोल सकते हैं कार्डिक रिस्क आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको सेफ़ नहीं हम मानेंगे, दोनों का कंपैरिजन करें तो ज़्यादा सेफ़ है। आगे लिखा हुआ है कि HDL लेवल्स इंक्रीज विद बोथ ड्रग्स। Pioglitazone and rosiglitazone can be used as monotherapy or in combination with other glucose lowering agents or insulin. पायोग्लिटाजोन तो हमने देख लिया किस तरीके से उसमें एचडीएल का लेवल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रोसीग्लिटाजोन में एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। देखिए हमारे पास रोसीग्लिटाजोन क्या करिए, हमारे पास जो फ्री फैटी एसिड थे, ट्राइग्लिसराइड थे, खून में उसका लेवल कम कर रही थी, तो खुद ब खुद हमारे पास एचडीएल का लेवल क्या हो जाता है, हाई। यानी कि जब खून में ट्राइग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड का लेवल कम हो तो खुद ब खुद इनका लेवल हाई होता है। एक बात तो ये हो गई। सेकंड बात, हमारे पास रोसीग्लिटाजोन क्या करती है, हमारे पास ये गैमा रिसेप्टर पे ही काम करती है। ये लीवर पे जाके उन प्रोटीन्स को क्या करती है, वो प्रोटीन जो कि हेल्प करती हैं कोलेस्ट्रॉल एचडीएल यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल्स के बनाने में हेल्प करती हैं, उन प्रोटीन की बोल सकते हैं उन प्रोटीन को क्या करेगी, बनाएगी, ठीक है। वो प्रोटीन कौन कौन सी है, ए पोलिपोप्रोटीन 1 और ए पोलिपोप्रोटीन 2, ठीक है। अब इन प्रोटीन्स को बनाएगी, ये प्रोटीन जब बनेंगे तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो बनेगा अब हमारे पास हेल्दी और न्यू कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो बन रहा होगा। अब ये बात हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि मोनोथेरेपी में इसका इस्तेमाल करते हैं। मोनोथेरेपी का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ही दवाई को इस्तेमाल करना। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है और मेट्रोमिन तो फर्स्ट चॉइस है, हम जानते हैं मेट्रोमिन इज़ अ फर्स्ट चॉइस, ठीक है। तो मेट्रोमिन इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि मेट्रोमिन से क्या पता उसको एलर्जी वगैरह ऐसा कुछ है, ठीक है। तो एलर्जी वगैरह तो मेट्रोमिन तो इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो सेफ़ है वो हमारे पास यही ड्रग आती है, थायोजोलिडीन आयोन्स आती हैं, ठीक है। और इन दोनों में से सेफ़ कौन सी, ये है, ठीक है। तो हमारे पास इन ड्रग्स को अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमारे पास अगर मेट्रोमिन से एलर्जी नहीं है लेकिन मेट्रोमिन वगैरह से सही तरीके से, मेट्फोमिन और सल्फेनाइल यूरियास वगैरह से सही तरीके से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। यानी कि मेट्फोमिन सल्फेनाइल यूरियास वगैरह को भी कंटिन्यू रखेंगे, साथ में इन ड्रग्स को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास अच्छी तरीके से शुगर कंट्रोल होगी, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि हम इंसुलिन की हेल्प भी इसको कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन थेरेपी में इसको इंसुलिन भी दे सकते हैं। कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पायोग्लिटाजोन और इंसुलिन, ठीक है। पायोग्लिटाजोन क्या करेगी, हमारे पास ये सारे काम करके ये करेगी, और इंसुलिन क्या करेगी, हमारे पास जो शुगर होगी, शुगर को सेल्स के अंदर भेजने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस वगैरह ख़त्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, इंसुलिन की जो डोज पहले लग रही थी यूनिट, फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट लग रहे थे या 20 यूनिट या 30 यूनिट लग रहे थे, अब वो यूनिट थोड़े कम हो जाएंगे। The dose of insulin required for adequate glucose control in these circumstances may have to be lowered. वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इंसुलिन की डोज को क्या करेंगे, लो करेंगे, क्योंकि अब दो दवाइयाँ मिल गई हैं, एक ही काम कर रही हैं। तो अगर हम इंसुलिन की डोज वही रखेंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, खून में शुगर लो होने का बहुत बड़ा खतरा होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, थोड़ी डोज लो करते हैं। आगे लिखा हुआ है दी ADA रिकमेंड पायोग्लिटाजोन एज टायर 2 अल्टरनेटिव लेस वेल वैलिडेटेड थेरेपी फॉर पेशेंट्स हु फेल और हैव कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू मेट्फोर्मिन थेरेपी। ADA मतलब अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के मुताबिक, ठीक है। इनके मुताबिक क्या है, हमारे पास कि पहली चॉइस क्या है, मेट्फोर्मिन है, ठीक है। मेट्फोर्मिन और डाइट वगैरह से क्या करेंगे, शुगर कंट्रोल करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट लेवल होगा, ठीक है, टायर 1, ठीक है। लेकिन अगर इससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, टायर 2 यानी कि अब सेकंड हम लेवल पे आ रहे हैं, उस पर क्या करेंगे, हम इनिथाइजोलिडिनी डायोन्स को यूज़ करेंगे, ठीक है।
अब इनमें से जैसे कि पायोग्लिटाजोन बहुत ही सेफ़ है, हम इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो और फिर हम दूसरी ड्रग्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास फर्स्ट चॉइस क्या होती है, मेट्फॉर्मिन ही होती है। लेकिन अगर किसी को सख्त एलर्जी वगैरह तो इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रोसिक्लेटाजोन से क्या है, हमारे पास रिस्क है कि क्या करती है, दिल पे बुरे असरात डालती है, तो इसलिए इसको हम सेफ चॉइस नहीं मानते। नेक्स्ट हेडिंग है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फेट। बोथ पायोग्लिटाजोन एंड रोसिक्लेटाजोन आर वेल एब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर एक्सटेंसिवली बाउंड टू सीरम एल्ब्यूमिन। अब यहाँ पर दोनों ड्रग्स की बात करिए, पायोग्लिटाजोन की भी या रोसिग्लिटाजोन की भी, दोनों ड्रग्स के बारे में बताया जा रहा है कि इन दोनों ड्रग्स का सफ़र कहाँ से शुरू हो रहा है। हम टैबलेट के जरिए इनको ले रहे हैं मुंह में, तो हमारे पास हो क्या रहा है, स्टमक में गई हमारे पास ये ड्रग, ठीक है। और वहाँ से इनका जो बोल सकते हैं हम सफ़र स्टार्ट हो गया, ठीक है। होगा क्या, हमारे पास स्टमक से जाएंगे जब ये इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन की वॉल किससे बनी हुई है, बेसिकली हमारे पास हम बोल सकते हैं कि फैट लिपिड से बनी हुई है। तो हमारे पास थायज़ोलिडिनिडायोन्स में जो ड्रग्स आती हैं, पायोग्लिटाजोन की बात करें, फिर रोसिग्लिटाजोन की बात करें, ठीक है। हम किसी भी ड्रग की बात करें इन क्लास में से, तो हमारे पास होता क्या है, इनकी केमिस्ट्री भी ऐसी होती है कि ये क्या है, हमारे पास ये लिपिड सॉल्युबल यानी कि ये फैट को पसंद करती हैं। तो हमारे पास फैट यानी कि लाइक डिजॉल्व लाइक ना, तो हमारे पास होगा क्या, ये इस दीवारों को यानी कि इंटेस्टाइन की वॉल को ईजिली क्या कर लेंगी, पास कर लेंगी और खून में पहुंच जाएंगी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि स्टमक का जो एसिड होता है वो इनको बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करता, इसलिए जो थायज़ोलिडिनिडायोन्स हमारे पास ड्रग्स हैं, इनकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। तकरीबन हम बोल सकते हैं 90% तक इनकी बायो अवेलेबिलिटी होती है। अब बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है हमारे पास कि वो ड्रग की वो अमाउंट जो कि हमारे पास हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि खून में पहुँच रही है, ठीक है, बगैर डिस्ट्रॉय हुए, जो कि काम का ड्रग है, ठीक है। तो हमारे पास 80 से 90% हिस्सा इस ड्रग का वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, बिल्कुल भी वैसा ही रहता है, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर था वही केमिकल स्ट्रक्चर रहेगा, बिल्कुल सेम उसी हालत में क्या होता है, हमारे पास होने पहुंचता है, ठीक है। बहुत ही कम हिस्सा इसका डिस्ट्रॉय होता है, तो इसलिए इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है बहुत ही हाई मानी जाती है। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि फॉर एग्जांपल अगर इसको खाने के साथ ले गया, इन दोनों ड्रग में से कोई भी ड्रग खाने के साथ ले गया, तो होगा कि हमारे पास स्टमक में खाना होगा, ठीक है। और खाना जो होगा प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होगा, फिर दैन जाएगा हमारे पास इंटेस्टाइन में। तो ये ड्रग भी हमारे पास खाने के साथ साथ क्या जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, ठीक है। तो यानी कि इस ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन होगी हम बोल सकते हैं बहुत ही स्लो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि हम जानते हैं कि इन ड्रग की क्या है, बायो अवेलेबिलिटी हाई है, यानी कि 90% तक इनकी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो जो ड्रग की अमाउंट में कोई कमी नहीं आएगी, बस ये होगा कि उनका जो टाइम पीरियड है लंबा हो जाएगा, यानी कि ये स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में जाएंगे, तब खून में जाएंगे, तो बहुत टाइम बाद जाएंगे, खाना हजम हो रहा है तो ये साथ साथ जा रही है, ठीक है। लेकिन अमाउंट वही रहेगी ड्रग की।